हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बंधु। जैसा कि आप जानते हो कि चैनल पर 21 डेज कमिटमेंट सीरीज रन हो रही है। हमने डिसोल्यूशन के सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और रिटायरमेंट के 2 वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज भी अपना टॉपिक है रिटायरमेंट। आज हम रिटायरमेंट में सीखने जा रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इजी वे में। वो तो सब जानते हैं बनता कैसा है, लेकिन कंसेप्ट क्या है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप हर कुछ आसान से कर लोगे। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस चैनल पर इस समय जो भी वीडियो 21 डेज कमिटमेंट सीरीज के अंदर बनाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पर, वो वीडियो रिविजनरी और कंसेप्चुअल बेस है। अगर आप उनका कंसेप्ट समझोगे और वीडियो देखकर, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके मैंने उसे अपलोड किया है। आप चैनल पे जाओ, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मिलेगा डिसोल्यूशन में और रिटायरमेंट में भी सेम। और पूरा कंटेंट मैंने उसमें डाला है, कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं है अभी तक। अगर आप उन वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे, डेफिनेटली गाइस आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जाओ उन वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, चैनल पर आपको सब मिलेगा। और रिटायरमेंट के वीडियो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो आज का वीडियो, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड होगा। अदरवाइज कुछ डाउट्स आ सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। आप जाके पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तब इस वीडियो को आके देखो, आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का रिटायरमेंट वाला वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स बिगिन। तो आपको याद होगा कि मैं रिटायरमेंट जो पढ़ा रहा हूं वो स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं और ये स्टेप है। आपको ये स्टेप समझने हैं तो प्लीज आप पीछे वीडियो देख लो, आपको ये स्टेप समझ में आ जाएंगे। और मैंने बताया था कि इन स्टेप में बहुत मिरेकल छुपा हुआ है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो बिलीव मी, रिटायरमेंट आपका गलत नहीं होगा। तो मैं ये स्टेप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझा चुका हूं। गुडविल कॉम्पनसेशन यानी वो गुडविल जो बैलेंस शीट के बाहर दी गई होती है एडजस्टमेंट में, ये बात भी समझा चुका हूं। ये गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दी जाती है, इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग सीख चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे डील करना है रिटायरमेंट में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है और इसको डील कैसे करना है, यह भी हम लोगों ने सीखा है। और वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी हम सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन पर। तो मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई हुई है जो आपको आई होप सो दिख रही होगी बहुत अच्छे से, जिसमें मैंने कैपिटल ली है ए और बी की 50,000 और 35,000, दैट इज 85,000। रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है 6,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 5,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000। इधर कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट है, बिल्डिंग है और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो एक बात मैं बता दूं, जब पार्टनर रिटायर होता है तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है उन्हें रीवैल्यू किया जाता है। कहते हैं भाई हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं साथ में, अब तुम बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, तो जितनी भी लायबिलिटीज है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब वो उधार जो हमने बाहर वालों से लिया है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, ये हमने बाहर वालों से उधार लिया है, गुड्स खरीदे होंगे, तो क्रेडिटर्स एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है सर, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? फंड नाम आते ही लोग सोचते हैं ये रिजर्व का पार्ट होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इज नॉट द घर वाला, दे आर बाहर वाला। एम्प्लॉय बाहर वाले होते हैं, घर वाला पार्टनरशिप
और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए केवल पार्टनर ही घर वाले हैं, बाकी सब बाहर वाले हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इट मींस ये एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के लिए एक फंड बनाया गया है, ये एम्प्लॉय के लिए बनाया गया। तो एम्प्लॉय घर वाला नहीं है, बाहर वाला है, तो उसको हमें देना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जब वो जॉब छोड़े। तो ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है वो उधार जो बाहरियों से यानी एक्सटर्नल पर्सन से लिए गए हैं, तो इनका रिवैल्यूएशन होता है, ये याद रखना। कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, इनका रिवैल्यूएशन नहीं होता है क्योंकि कैपिटल पार्टनर की होती है और रिजर्व एंड सरप्लस ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये भी पार्टनर के ही होते हैं। तो ये घर वालों का उधार है यानी ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन होता किधर है लायबिलिटी साइड? केवल एक्सटर्नल लायबिलिटी का, ये बात ध्यान से सुन लो। और एक्सटर्नल लायबिलिटी आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है, और भी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, अनअर्न्ड इनकम, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी के पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी के पार्ट है। तो मैंने एग्जांपल में दो ही एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखी है, इनका रिवैल्यूएशन होगा और वो भी तब होगा जब एडजस्टमेंट में कहा जाएगा अपने मन से रिवैल्यू नहीं कर देना है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग क्वेश्चन कहे या ना कहे राइट ऑफ करते हैं, मींस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको तभी रिवैल्यू करना है एक्सटर्नल लायबिलिटी को जब क्वेश्चन कहेगा। और कहां कहता है क्वेश्चन जनरली ये बातें? एडजस्टमेंट में कहता है, तो रिवैल्यू करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, रिवैल्यू करते हैं किसको? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, यानी फिर से उनकी वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह हम लोग यहां पे जो रिवैल्यूएशन करते हैं वो करंट एसेट्स का करते हैं, याद रखना, और फिक्स्ड एसेट्स का करते हैं। बट करंट एसेट्स में अपन लोग कैश इन हैंड और बैंक, इनका रिवैल्यूएशन नहीं करते, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इनका रिवैल्यूएशन नहीं करते। बिकॉज इनका क्या रिवैल्यूएशन करना, ये तो ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड का रिवैल्यूएशन क्या करना माय डियर फ्रेंड्स? तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो बाकी करंट एसेट्स जैसे सन्ड्री डेटर्स, ये करंट एसेट है, स्टॉक ये करंट एसेट है, इनको रिवैल्यू करना है। फर्नीचर ये फिक्स एसेट है, पेटेंट ये क्या है? फिक्स एसेट है, और बिल्डिंग ये भी आपकी क्या है? फिक्स एसेट है, इनको रिवैल्यू करना है। सर ये हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये क्या है? ये फिक्टिशियस एसेट है, ये राइट ऑफ होता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको रिवैल्यू नहीं किया जाता है। क्वेश्चन कहे या ना कहे हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। बट रिवैल्यू वेदर इट इज असेट्स और लायबिलिटी, रिवैल्यू कब करते हैं? जब एडजस्टमेंट में कहा जाता है कि इस एसेट का प्राइस बढ़ गया है या इस एसेट का प्राइस डिक्रीज हो गया है या लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, पर्टिकुलरली कोई लायबिलिटी, तभी रिवैल्यू करना होता है। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन जो होता है, मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से और समझो, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, मींस ये P&L अकाउंट की तरह ही इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा, छोटा सा क्वेश्चन दे देगा कि यार रिवैल्यूएशन पे जर्नल एंट्री बनाओ, तो आप फिर घबरा जाओगे। तो मैं पहले आपको रिवैल्यूएशन पे जर्नल एंट्री बताऊंगा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन पर जर्नल एंट्री बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन पे जो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं असेट्स साइड, अगर क्वेश्चन में कोई असेट्स बढ़ रही है तो भाई असेट्स बढ़ रही है, हम लोग रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करते समय यह ध्यान रखेंगे कि असेट्स बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है। उसी तरह लायबिलिटीज
इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। हम इसको देखेंगे कब, जर्नल एंट्री करते समय। मैं कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। असेट्स, जो मैंने कई वीडियो में बताया है कंसेप्ट, असेट्स हमेशा डेबिट होती है। अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डेबिट हो जाएंगी, इसका नेचर डेबिट होता है एसेट्स का। अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डेबिट हो जाएगी, और अगर ये डिक्रीज होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी। सेम लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी का नेचर जो होता है वो होता है क्रेडिट। अगर ये इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी, और अगर ये डिक्रीज होगी तो ये डेबिट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट याद रखना, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड, डेबिट में उसको जर्नल एंट्री में डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। सेम सिमिलरली लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, बस अगर वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड लिखी जाएगी। आई होप सो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इधर देखो, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। अगर कोई भी एसेट, मान लो ये स्टॉक इंक्रीज होता है, ये 40,000 है ना स्टॉक, हाँ, अगर ये लिखा है कि स्टॉक इंक्रीज हो गया 10,000, स्टॉक को इंक्रीज कर दो 10,000, तो व्हाट डज इट मीन कि यार स्टॉक हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो भाई डेबिट होगा, तो स्टॉक अपना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट मींस जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। फिर कह रहा है फर्नीचर भी 3000 है, भाई इससे अप्रिशिएट कर दो 10%। 3000 है ना, इससे अप्रिशिएट कर दो, मींस ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने फर्नीचर को भी डेबिट कर लिया। स्टॉक कितना अप्रिशिएट हुआ था, 10,000, मतलब इसकी करंट वैल्यू 50,000 है, तो जितना इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट यहां पे लिखेंगे। फर्नीचर कितना अप्रिशिएट हो रहा है, 10%, तो 3000 का 10% मींस 300, इतना ही अप्रिशिएट हो रहा है, तो जितना अप्रिशिएट हो रहा है उतना ही लिखेंगे, लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। कितना, 10,300, 10,300। अब अगर हम लोग बात करें फर्नीचर के लिए, तो उसने कह दिया पेटेंट के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा है एडजस्टमेंट में, तो भैया रिवैल्यूएशन में इसको छूना ही नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, इसको टच ही नहीं करना है क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा है। बिल्डिंग के लिए कह रहा है कि बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग गया 10% का, मींस बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई। कितनी है बिल्डिंग, 50,000, 10% ये डेप्रिशिएट हो गई तो कितनी हो गया भाई, 5,000। तो बिल्डिंग अपनी 5,000 डेप्रिशिएट हो गई। बिल्डिंग क्या है, असेट्स है, असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, समझ रहे हो ना आप। तो अगर ये इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो यहां पे ये डिक्रीज हो रही है तो इन्हें क्रेडिट कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, बिल्डिंग। कितने डिक्रीज हो रही है, 5,000, अभी इधर निकाला ना 5,000 वही। तो इस तरह से अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बिकॉज अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। यानी जर्नल एंट्री बनाते समय हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी के नेचर के अकॉर्डिंगली एंट्री बनाते हैं। अब हम लोग लायबिलिटी को देखते हैं, कौन सी लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर इनके बारे में एडजस्टमेंट में लिखा है तो इनको हम लोग रिवैल्यूएट करेंगे, अगर इनके बारे में एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है तो हम इन्हें रिवैल्यूएट नहीं करेंगे। लिखा हुआ है, एज्यूम कर लो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, अभी 20,000 के हैं 21,000 हो गए, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, 1,000 आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई माय डियर फ्रेंड्स, 1,000। तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिट इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर देंगे, मींस इससे मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लेस कांस्टेंट है मेरे बच्चों, तो थोड़ा सा
कोऑपरेट प्लीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, टू क्रेडिटर्स। आई होप सो समझ में आ गया होगा। कितने अमाउंट से इन्होंने कहा है 1000 इंक्रीज हुई है। तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, जब ये इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, जब वो इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो भाई लायबिलिटी थी, इंक्रीज हो गई, इसलिए क्रेडिट साइड लिख दिया। कितना? 1000 और 1000, जितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो बस उतना ही अमाउंट लिखना है। जिस अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उतना ही अमाउंट लिखना है। अगर 10,000 से इंक्रीज हो रहा है तो केवल 10,000 लिखना है, करंट वैल्यू नहीं लिखनी होती है। कई बच्चे मैंने देखा ऐसी गलती कर देते, हो जाती है भाई, इतना तो प्रेशर है आपके ऊपर, तो हो जाती है ऐसी गलती। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए ऐसा कुछ भी ये नहीं कह रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए ऐसा ये कुछ भी नहीं कह रहा है। तो आप इसको क्या रिवैल्यूएट करोगे? क्या करोगे? नहीं। सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई हम इसको रिवैल्यूएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक इसके लिए कहा ना जाए तब तक किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू नहीं करते। तो इस तरह से जर्नल एंट्री बनती है। और भी कुछ बातें, कभी कभी ये जो बैलेंस शीट दी गई होती है और आप एडजस्टमेंट में देखते हो कोई न्यू एसेट्स बॉर्न हो जाती है, उसका बर्थ हो जाता है। अरे स्कूटर के बारे में लिखा है, स्कूटर, स्कूटर, अरे स्कूटर तो है ही नहीं, पूरे बैलेंस शीट हमने छान लिया, स्कूटर तो है नहीं, तो एक नई एसेट पैदा हो गई है। तो मान लो स्कूटर के बारे में लिख दिया जाए, बहुत, स्कूटर प्राइस ₹5,000। मीन्स जब हम लोग रीवैल्यू कर रहे थे तो हमको दिखाया कि स्कूटर भी अपने प्राइस है, जिस एक स्कूटर, जब हम रीवैल्यू कर रहे थे, इसका मतलब कि जब हम लोग रीवैल्यू कर रहे थे तो एक स्कूटर भी अपने पास निकल आया। अरे वाह, पुराना स्कूटर निकल आया हमारा बजाज, आज उसकी वैल्यू 5,000 है। तो हमने देखा यार उसकी वैल्यू 5,000 है, ये लेकिन बैलेंस शीट में नहीं लिखी है, तो मतलब एक नई एसेट पैदा हो गई। 10 साल बाद पता चल रहा है कि स्कूटर भी अपने पास है, नई वैल्यू मींस नई एसेट पैदा हो गई। तो बैलेंस शीट में लिखी नहीं है और एडजस्टमेंट में सीधा 5,000 पता चली, मतलब एक नई एसेट पैदा हो गई। तो पूरी एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट, इसलिए जब वो पैदा होगी तो डेबिट बन के ही पैदा होगी। तो न्यू एसेट्स मतलब स्कूटर, जो भी आपको लिखना है, न्यू एसेट्स अकाउंट डेबिट, स्कूटर लिख, मतलब स्कूटर ही लिखना, मैं तो आपको बता रहा हूं। टू रीवैल्यूएशन, कितने से भाई? पूरे 5,000, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कुछ लिखा ही नहीं है स्कूटर के लिए, तो यानी 5,000 पूरा आप यहां पर लिखोगे, पूरा 5,000 लिखोगे अमाउंट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ये 5,000 और 5,000 मैंने लिखा है, स्कूटर 5,000 से पैदा हुई है तो उसके आगे 5,000 और 5,000 लिखोगे। इसी तरह कभी कभी अगर एसेट्स पैदा होती है तो साथ ही साथ लायबिलिटी भी पैदा हो सकती है। ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। व्हाट डज इट मीन? आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस सैलरी देना बाकी है। किसको? अपने एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना बाकी है, तो ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। यार 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये हमारे एडजस्टमेंट में लिखी है। व्हाट डज इट मीन? मींस कि यार एक लायबिलिटी बैलेंस शीट में है क्या? नहीं यार, बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रही है, मतलब एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई। जैसे स्कूटर वाले केस में एक न्यू असेट अराइज हो गया था, वैसे एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो बर्थ किस साइड लेगी? क्रेडिट साइड लेगी, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे अपनी जर्नल एंट्री में सिंपली, और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000।
तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो आई होप सो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बनाना आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे हम लोग सिर्फ एक सोच के साथ चलते हैं, अगर रिवैल्यूएशन के दौरान असेट्स इंक्रीज होती है तो हम असेट्स को डेबिट कर देंगे उसके नाम को। जैसे बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, सॉरी स्टॉक इंक्रीज हो गया था तो इसको डेबिट कर दिया था। ओके, और अगर असेट्स डिक्रीज हो गई तो असेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बस। और इसी तरह लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर वो इंक्रीज हो गई तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज हो गई तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। न्यू एसेट आई तो किस साइड बर्थ लेती है न्यू एसेट, डेबिट साइड, तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर न्यू लायबिलिटी ने बर्थ लिया इस एडजस्टमेंट में तो यार उसको अपन लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो हमने यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी के नेचर के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज पास की है। ठीक है, आई होप सो यू विल बी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। बट अब हम बनाने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे अपनी सोच थोड़ा सा अलग कर लेंगे, थोड़ी सी अलग, क्योंकि सोच को अलग कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हमें डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री बनाने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो सोच को अगर हम थोड़ा सा भी अलग करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल हो जाएगा। आओ चलो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, ठीक है। क्या सोच रखनी है, देखो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब P&L, ठीक है। तो P&L मतलब इसे सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम P&L अकाउंट बनाते थे। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उसे हम लोग डेबिट साइड लिख देते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो भाई इसमें क्या करना है, असेट बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, न्यू एसेट अराइज होगी, न्यू लायबिलिटी अराइज होगी, यही तो होगा ना रिवैल्यूएशन में। बिसाइड्स दैट तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एसेट का बढ़ना मतलब क्या, गेन होना। एसेट का डिक्रीज होना मतलब क्या होना, लॉस होना। लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी मींस बोझ बढ़ गया, लॉस होना। लायबिलिटी का बढ़ना मतलब लॉस होना, और लायबिलिटी का डिक्रीज होना मतलब यार बोझ कम हो गया तो गेन हो गया, एकदम सिंपल। न्यू एसेट अराइज हो रही है तो गेन हो गया तो इस साइड, और न्यू लायबिलिटी अराइज हो रही है मतलब बोझ बढ़ गया यानी लॉस हो गया तो इस साइड। एकदम सिंपल सी बात है। अगर गेन होता है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, और अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड लिख देंगे, सिंपल। तो एसेट के बढ़ने से हमें गेन हो रहा है, तो जो भी एसेट बढ़ रही है, जो भी एसेट, बस यहाँ पे उसका नाम लिखना है। सपोज स्टॉक बढ़ रहा है तो यहाँ पे बाय स्टॉक लिख देंगे। कितने अमाउंट से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो अमाउंट, मान लो 10,000 से हो रहा है तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। असेट कम हो रही है, DEC यार समझ जाना, डिक्रीज इन असेट, तो इस साइड लिख देंगे बॉस। लेकिन आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है भाई, इंक्रीज इन लायबिलिटी। समझ गए होगे ना मैंने क्या कंसेप्ट बताया है, ठीक है। अब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो गेन हो रहा है यार, डिक्रीज इन लायबिलिटी। नई एसेट अराइज हो रही है तो ऑब्वियसली गेन हो जाएगा, तो बाय न्यू एसेट, जो भी उस एसेट का नाम है वो लिखना है, न्यू वर्ड नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए। न्यू लायबिलिटी अराइज हो रही है तो लॉस हो रहा है टू न्यू लायबिलिटी। तो हमने सारी पोस्टिंग कर डाली,
बिसाइड्स दैट कोई पोस्टिंग नहीं है यार रिवैल्यूएशन में, घबराया मत करो जरा भी, और परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। रिवैल्यूएशन के अंदर एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत है रिवैल्यूएशन, तो थोड़ी मेहनत करो, एडजस्टमेंट्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, एडजस्टमेंट्स जितनी ज्यादा से ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा है। तो ये हो गया। अब सपोज इधर 20,000 आ रहा है और इधर 17,000 आ रहा है सपोज, तो जो हमें मैच करवाना है, क्रेडिट को डेबिट से क्या कराना है, मैच कराना है। तो हमने क्रेडिट को डेबिट से मैच कराया, तो इधर 20,000 आ रहा था, इधर 17,000 आ रहा है, तो जो ग्रेटर है उसे दोनों प्लेस पे लिख दो। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लिख दिया हमने। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3,000 का। अगर डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ए और बी दो पार्टनर है सपोज, तो पार्ट दो किस रेशियो में, अरे भाई सिर्फ एक रेशियो में, सब कुछ ओल्ड रेशियो में करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, सब कुछ एक्सेप्ट गुडविल जो कॉम्पनसेशन वाली होती है। गुडविल कॉम्पनसेशन मींस जो बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में गुडविल लिखी होती है वो। और अगर मैचिंग करने पर यह पता चला कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो लॉस होता है भाई, इधर आ रहा है तो भाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जितना भी अमाउंट आएगा उसे भी ए और बी में ओल्ड रेशियो में, सब कुछ ओल्ड रेशियो में। तो आई होप सो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज में आपको प्रॉब्लम लग रही होगी तो आप सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उससे आपको एक वीडियो बनाकर एक क्वेश्चन करवा के समझा दूंगा। हाँ, जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें से मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। तो जितना भी मैंने 3 वीडियोस में आपको कंसेप्ट दिया है तो क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से समराइज भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन कैसे लगाना है एग्जाम में वो भी समझ में आ जाएगा। और हाँ, मैं अच्छे एडजस्टमेंट लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सो दैट कि आपको और क्लियरेंस आ जाए। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स आई एम अज्यूमिंग कि 3 पार्टनर्स है। अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन में मैंने 2 पार्टनर एज्यूम किए थे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल समझाते समय मैं 3 पार्टनर्स एज्यूम कर रहा हूं। तो सी रिटायर हो गया, ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है, और ध्यान से समझना। सी रिटायर हो गया और यहां पर मैं सी एक लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बिकॉज एग्जाम्पल ये 20,000 सी की कैपिटल 20,000 कर रहा हूं, तो ये हो गई 1,05,000। तो आई होप सो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि अभी तक मैं 2 पार्टनर लेके चल रहा था, बट पार्टनर्स कैपिटल समझाने के लिए मैं 3 पार्टनर ले रहा हूं सो दैट कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने 3rd पार्टनर की भी यहां पे कैपिटल लिख दी है। कितनी लिखी है? सी की कैपिटल 20,000। तो पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल का नेचर होता क्या है? क्रेडिट। ओके, क्रेडिट कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलता है? बैलेंस शीट में जाओ और ये रहा जो बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो इसे क्रेडिट साइड लिखना है क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहां पे अपन ने लिखा बाई बैलेंस पीडी 50,000, 35,000 एंड 20,000। क्लियर? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब जिन जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज होगी उन्हें क्रेडिट साइड, सेम कंसेप्ट दोस्तों। क्रेडिट अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट अगर डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। इसी तरह डेबिट को अगर इंक्रीज करना है तो डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। सेम, अगर किसी चीज को इंक्रीज करना है तो उसे सेम, अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो सेम, अगर उसे डिक्रीज करना है तो अपोजिट। क्रेडिट को अगर डिक्रीज करना था अपोजिट, डेबिट को अगर इंक्रीज करना है तो सेम, डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो अपोजिट। ये कंसेप्ट दिमाग में लेकर चलो, ठीक है।
तो बाय बैलेंस बीडी, ये आपको ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया। जिन जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है, अगर ये बढ़ेगी तो उन्हें क्रेडिट साइड, और जिन जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल कम होगी, कैपिटल अगर कम होगी तो उन्हें हम लिख देंगे डेबिट साइड। तो ये अपना एक छोटा सा फॉर्मेट बनने जा रहा है। देखो क्या होता है, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कौन सा आइटम अब लिखे यार। फिर हम सोचते हैं किसको लिखना है, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है। क्वेश्चन ने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो और पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन बना हुआ है और कुछ है ही नहीं। फिर हम सोचते हैं क्या करना है। बेटा जो मैंने ये स्टेप लिखा है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र रामबाण। अगर आपको ये स्टेप याद है ना, और इन स्टेप के हेल्प से आप आराम से पार्टनर्स कैपिटल भी बना लोगे, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर ही लोगे, इसमें इतना मिरेकल है। और पार्टनर्स कैपिटल भी इजीली आप बना ले जाओगे। कैसे, देखो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छोड़ दो, यहां से शुरू करो, क्योंकि पीएसआर ये तो कैलकुलेशन है केवल। गुडविल कॉम्पनसेशन वाली, ये गुडविल कहां होती है, बैलेंस शीट के नीचे। इसकी जन एंट्री क्या बनाते हो, गेनिंग पार्टनर, भाई आप समझना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही बनाते हो ना। तो यहां पे गेन कौन करता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो यहां पे सपोज गेन कर लिया किसने, ए ने, और बी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। और सैक्रिफाइस, क्योंकि सी जा रहा है तो ये अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका शेयर ए और बी क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो टू सी कैपिटल, आपकी बुक में इस जन एंट्री को कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लिखा हुआ है बहुत सारी बुक्स में। तो ये बेसिक ये यहीं से एंट्री आई है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट। तो यहां पे करना क्या है, यही वाली गुडविल कॉम्पनसेशन वाली। तो हमें करना क्या है, इस साइड भाई कैपिटल, तो कैपिटल किसकी बढ़ी है भाई, इस समय कैपिटल किसकी बढ़ी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ी है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर से कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो ए और बी कॉम्पनसेट कर रहे हैं किसको, सी को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो ए और बी, मैं फिर से यहां समझा देता हूं, ए एंड बी कॉम्पनसेट कर रहे हैं किसको, सी को। तो सी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है और ए और बी की कैपिटल कम हो रही है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई ये कॉम्पनसेट कर रहे हैं, सर ये कहां मिलेगा, ये गुडविल है बेटा, जो बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट में लिखी होती है। आप पुराने वीडियो देख लो, आपको ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये हो गया, क्या लिखेंगे भाई, एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे, सी के कॉलम में। वाई, क्योंकि सी की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये वाली एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कौन सी, कॉम्पनसेशन वाली, गुडविल का कॉम्पनसेशन वाली एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा मतलब ये आपको क्रेडिट साइड भी जाएगा आपके, और ये आपकी डेबिट साइड भी जाएगा। अब ये टू सीज कैपिटल, अमाउंट किधर लिखोगे, किनकी कैपिटल कम हो रही है, ए और बी की, बस। तो ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, बिकॉज ये दोनों साइड जाती है, ये क्रेडिट साइड भी जा रही है और डेबिट साइड भी जा रही है। तो ये गुडविल का कॉम्पनसेशन क्या होता है, जो लिखा होता है गुडविल ऑफ द फर्म, कहां लिखा होता है, नीचे एडजस्टमेंट में, इतना इतना। अगर नहीं लिखा होता है तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ये वो वाली गुडविल है। ये गुडविल नहीं होती है, ये कॉम्पनसेशन होता है, लेकिन इसे गुडविल कहा जाता है। कॉम्पनसेशन कौन पे कर रहे होते हैं, जो पार्टनर कंटिन्यू है, वो कह रहे भाई तुम तो जा रहे हो, तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लो ये कॉम्पनसेशन ले लो। तो ए और बी कॉम्पनसेशन दे रहे हैं किसको, सी को। तो सी की कैपिटल बढ़ रही है किसके कारण, ए और बी के कारण, और ए और बी की कैपिटल कम हो रही है किसके कारण, सी के कारण। तो भाई
इस तरह से हो गया। फिर गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है, ये बात अच्छे से समझ लेना, जो बैलेंस शीट के अंदर है गुडविल, तो वो गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ। एसेट राइट ऑफ करना, गुडविल एक एसेट है, उसे राइट ऑफ करना मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक बात सुन लो, जब भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, कम हो रही है। तो डेबिट साइड लिखोगे टू गुडविल। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। हमारा अगला स्टेप है रिजर्व एंड सरप्लस। बस इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हम लोग ने सीखा था। तो लायबिलिटी जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगी, और एसेट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस बाय रिजर्व एंड सरप्लस, ये पार्टनर्स में किस रेशियो में, सब कुछ छोड़ रेशियो में, केवल यही जाता है किसमें, गेनिंग रेशियो में। तो ये हो गया, फिर से अच्छे से लिख देता हूं, बाय रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट भी राइट ऑफ कर दी जाती है। एसेट का राइट ऑफ करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और एसेट अगर राइट ऑफ होगी तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां पे लिख देंगे टू फिक्टिशियस एसेट्स। किस रेशियो में, सब कुछ छोड़ रेशियो में, बता चुका हूं, एक्सेप्ट ये सिर्फ गेनिंग रेशियो में। बाबा रिपीट इसलिए कर रहा हूं, कॉम्पनसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक रिवीजनरी सीरीज है, सर आपको याद हो जाए। बस एक बार आपको ये सारा कुछ आपके दिमाग और दिल में बैठ जाएगा ना, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर बात करें WCR और IFR, पूरा वीडियो बना हुआ है। तो WCR और IFR अगर बच गए तब बट जाते हैं, अगर बच गए तो भाई ये भी एक लायबिलिटी है। अगर ये बटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये लो इंक्रीज हो गई, किस रेशियो में, और रेशियो में। ये जो मैं क्रॉस क्रॉस लगा रहा हूं, मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, नथिंग एल्स। ये अमाउंट वाला है, क्रॉस क्रॉस का मतलब है अमाउंट लिखना है। ठीक है, क्रॉस क्रॉस का मतलब काटना नहीं, अमाउंट लिखना है भाई। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखने हैं, जो भी है। फिर रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन आपने बनाया था, अगर प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज। अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखो जो भी प्रॉफिट आया किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में माय डियर फ्रेंड्स। और अगर लॉस आया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इधर क्यों लिखा, इधर क्यों लिखा भाई, इधर भी कैपिटल है, इधर भी 50। इधर क्यों लिखा सर, इसलिए लिखा कि लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इधर लिखा है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं सो दैट कि आपको अच्छे से दिखे। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये है रिवैल्यूएशन। हाई प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रही है और लॉस से कैपिटल कम हो रही है। तो हमने सारे आइटम लिख दिए बस। तो अब पार्टनर्स कैपिटल तो बना ही रहे हैं, सारे आइटम लिख दिए, मतलब यही आइटम लिखने होते थे क्या सर? हाँ, इन स्टेप की हेल्प से वही करना है आपको। आपको पता रहेगा पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो ये एक सिस्टमैटिक काम हो रहा है, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही क्या करते थे आप, जो भी चीज सामने आई लिख दी, लिख दी, लिख दी, सामने आ गई, और कुछ भाई मिस्टेक छूट गया तो फिर आप गए, फिर आप ढूंढते रह रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई अकाउंट्स का पेपर टाइम नहीं मिलता, इसमें टाइम की ही तो मारा मारी है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब करना क्या है, बैलेंसिंग निकालनी है। एकदम आपने सही बोला। बट जो ए और बी है कंटिन्यू पार्टनर, इनकी बैलेंसिंग निकाल लो। सी तो जा रहा है ना, अब उसकी कैपिटल की बैलेंसिंग थोड़ी ना होगी, अब वो बिजनेस कंटिन्यू थोड़ी ना करेगा सी। तो क्या करेंगे, उसका पैसा यार उसे पे ऑफ कर दो।
पे ऑफ कर दो या लोन में ट्रांसफर कर दो। तो सर कब पे ऑफ करना है, कब लोन में ट्रांसफर करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन बताएगा कि पेड ऑफ कर दो तो आप पे ऑफ कर देना। क्वेश्चन अगर कहेगा कि लोन में ट्रांसफर कर दो तो आप लोन में ट्रांसफर कर देना। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो आप लोन में ट्रांसफर कर देना। कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने, साइलेंट है कि जो सी है रिटायरिंग पार्टनर, उसका जो बैलेंस है उसे क्या करना है, तब उसे लोन में ट्रांसफर कर देना। तो सर एक थोड़ा सा बताइए, सपोज इधर का टोटल आया है 1 लाख, इधर टोटल आया और इधर सी का टोटल आया है 90,000, मैच करा 1,90,000 को, तो कितना डिफरेंस आया 10,000। तो हमने यहां पे 10,000 लिख दिया। यहां पे लिखा अगर पे ऑफ करने के लिए कहेगा तो टू कैश, और बैंक कब कैश लिखना है, बैंक लिखना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। 10,000। और सर अगर लोन में ट्रांसफर करना हुआ तो टू सीज लोन ट्रांसफर हो गया, दैट्स इट। बिसाइड दैट आपको कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल है। सर ए बी का क्या करेंगे, सिंपल बैलेंसिंग। तो आपको इसका समझ में आ गया ना, ये 10,000 है, इधर आप पे ऑफ कर दोगे 10,000 और लोन में ट्रांसफर कर दोगे। तो ए और बी का क्या करोगे, बैलेंसिंग। ए का टोटल करोगे इधर और इधर, जो भी डिफरेंस आएगा उसे डाल दोगे, टू बैलेंस सी डी, जैसे अभी तक आप बनाते आए हो। सपोज इधर टोटल आया 2 लाख, बी का टोटल आया 2 लाख और इधर बी का टोटल आया 1,80,000। कितने का डिफरेंस आया 20,000, तो यहां पे आप 20,000 लिख दोगे। सेम आपको ए के साथ करना है, इसका टोटल आया, सपोज यार मैं सपोज पे बिलीव कर रहा हूं, सिर्फ सपोज पे बिलीव कर रहा हूं, क्या लाइन मैंने बोली है, मान लो यार 3 लाख। और इधर का कितना आया, इधर का आया 2,75,000। तो मैच कराया तो क्या आया, 3 लाख में से 2,75,000 आपका डिडक्ट हो गया, कितना आया 25,000। तो ये बैलेंसिंग हो गई। तो ये वाला पार्ट आपका चला गया क्या बैलेंस शीट में, कैपिटल में, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे। तो सिंपल यार, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ है नहीं, इन स्टेप्स को पढ़ लो। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, फिर याद रखो जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है उन्हें क्रेडिट साइड, और जिन जिन चीजों से कैपिटल कम होते हैं उन्हें डेबिट साइड। तो किससे कैपिटल बढ़ती है, ये गुडविल कॉम्पनसेशन। सबसे पहले यहां से स्टेप शुरू करोगे आप। कॉम्पनसेशन मतलब बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट में गुडविल नाम का वर्ड दिया होता है वो होती है कॉम्पनसेशन। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड लिखा जाता है, बोथ ऑफ द साइड इसका इफेक्ट आता है। कैसे, एक कॉम्पनसेशन देगा और एक कॉम्पनसेशन रिसीव करेगा। जो कॉम्पनसेशन देगा उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और जो कॉम्पनसेशन रिसीव करेगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सी ने कॉम्पनसेशन रिसीव किया है किससे, ए और बी से, तो सी की कैपिटल कम हो गई है, और ए और बी ने कॉम्पनसेशन दिया है तो उनकी कैपिटल कम हो गई है, देखो यहां पर। फिर गुडविल बैलेंस शीट वाली, तो एक बात बता रहा हूं, अगर असेट्स राइट ऑफ हो रही है यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उनसे कैपिटल कम हो जाती है, और लायबिलिटी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उनसे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो बस ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैपिटल कम हो गई डेबिट साइड, रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, फिक्टिशियस एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैपिटल कम हो गई, WCR और IFR अगर बच गया तो बच गया क्योंकि ये लायबिलिटी है, इनसे कैपिटल इंक्रीज हो गई इनके डिस्ट्रीब्यूट होने से। फिर आ गया रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ गई, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो गई। फिर बैलेंसिंग कर दी, सी को तो भाई पैसा देके रफा दफा कर दिया या लोन में ट्रांसफर कर दिया, और ए और बी की क्या कर दी, बैलेंसिंग कर दी। दैट्स इट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिटायरमेंट बहुत अच्छे से। तो ये पूरे तीनों जो वीडियो है वो समराइज्ड हो जाएंगे वहां पर, और आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे जिसमें अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट हो। तो टिल देन टाटा बाय बाय।